हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। आज हम शुरुआत करेंगे और शुरुआत हमारे द्वारा किस चीज़ की होगी बच्चे। एक बहुत शानदार सा टॉपिक जो मुझे नहीं लगता कि कभी क्वेश्चन इससे चूकता है आपका एग्जाम में आने से, और इसका नाम होगा बच्चे एंजाइम। एंजाइम जिसको हम बोलेंगे एंजाइम्स की काइनेटिक्स वगैरह बच्चे हमारे द्वारा पढ़ी जाएगी, इसका मैकेनिज्म देखा जाएगा, कैटालाइसिस देखा जाएगा। मतलब जितनी भी चीजें हमारे सामने होती हैं एंजाइम से संबंधित, काइनेटिक्स मतलब उसकी रिएक्शंस, उसकी गति, उसकी स्पीड, काम करने की, काम करता है तो कौन सा पार्ट कंट्रीब्यूशन करता है, जुड़ने के लिए रिएक्शन में कौन सा पार्ट कंट्रीब्यूशन करता है, ये सारी बातें बच्चे हम लोग इससे पढ़ेंगे। ठीक है। यस मानसी, वेरी गुड आफ्टरनून भाई। कमल, हेलो भाई। गरिमा, वेरी गुड आफ्टरनून। भारती, गुड आफ्टरनून। मानसी देखो बच्चे, एक बात समझिएगा, एंजाइम को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देता हूं, है ना, ताकि आपके कन्फ्यूजन्स दूर हों। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा बच्चे, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, अगर ब्रॉडली मैं एक टर्म का यूज करूं तो जो जैव रसायन आपका शब्द होता है ना बच्चे, जैव रसायन जो आपकी टर्मिनोलॉजी होती है, उस जैव रसायन के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एंजाइम। अब डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। जिस लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो अलग अलग नाम से ये एंजाइम आपका जो टॉपिक है वो सब टॉपिक के रूप में शामिल होता है। मेनली बायोकेमिस्ट्री का आपका सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री हम जिसको बोलते हैं मेनली उसका एक हिस्सा होता है। काम हमारे हर जगह पे आता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। भारती सर, ये टॉपिक एनसीईआरटी का है क्या? एनसीईआरटी से क्या मतलब बच्चे? हर चीज एनसीईआरटी की नहीं होती। एनसीईआरटी एक लिमिट पे खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर जो टॉपिक्स आपको उससे कहीं ज्यादा गहराई लेवल के करने होते हैं ना, तो उन्हीं टॉपिक में से आप इसको मान सकते हो। मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ये टॉपिक के विषय में कि क्या लेवल है, क्या चीजें इसके अंदर होती हैं और क्यों आपको पढ़ना आवश्यक है, सारी बातें बता देता हूँ। तो मैंने कहा बायोकेमिस्ट्री हम बोलते हैं इसको। अच्छा, अब ये जो टॉपिक है ना, आपके टीचिंग एग्जाम जितने भी होते हैं, देखो एक टीचिंग एग्जाम आपके मेनली शुरू हो जाते हैं टीजीटी लेवल से, फिर पीजीटी लेवल के एग्जाम होते हैं आपके, फिर बच्चे आपके सेट एग्जाम होता है, फिर आपका बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल एग्जाम होता है, और एक आपका CSIR नेट एग्जाम होता है बच्चे, है ना। मेनली नॉर्मली पीजीटी लेवल के जो भी एग्जाम हो, टीजीटी के हों, सेट लेवल के हों, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के हों, CSIR नेट लेवल हो, ये जितने भी एग्जाम्स आपके होते हैं ना, इनमें से कोई भी एग्जाम बिना एंजाइम की स्टडी के पूरा नहीं हो सकता है। एंजाइम कहीं किसी एग्जाम में इसका सिर्फ नाम आता है, कुछ नाम याद करने होते हैं, किसी एग्जाम में पूरा इसका मैकेनिक्स आपको देखना होता है कि पूरी क्रियाविधि देखनी होती है ना, सारी चीजें। तो हर एग्जाम के अंदर, अच्छा जब आप इस एंजाइम को देखोगे ना सब टॉपिक के रूप में, कहीं पर देखो सिलेबस क्या होता है, सिलेबस के जो टॉपिक सब टॉपिक आपके हर वर्ष जो सिलेबस साल 2 साल 3 साल में चेंज करके कभी किसी सब टॉपिक को किसी में डाल देता है, कभी किसी में डाल देता है, वो एक अलग विषय है, आपको उसकी टेंशन नहीं लेने का। जब भी सिलेबस चेंज होता है तो सिर्फ टॉपिक और सब टॉपिक के नाम और यूनिट चेंज होते हैं, कभी भी बच्चे कंसेप्ट जो ज्ञान है वो चेंज नहीं होता। और बच्चे क्या टेंशन ले लेते हैं उन चीजों की, टेंशन लेनी है ज्ञान की। तो ध्यान रखिएगा बच्चे। और किस नाम से मिलते हैं? नॉर्मली टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में सीधा ही एंजाइम नाम से आपको सब टॉपिक मिल जाता है। ये जो आपके सेट हो गया, एपी हो गया, या CSIR नेट, एपी का जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर सामान्यतः आपको ये बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री के नाम से डायरेक्टली मिलेगा, इसलिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक सब टॉपिक मिलेगा। और ये अपना जो सेट एग्जाम है या नेट एग्जाम है, यहां पर आपका ऐसे लिखा मिलता कई बार, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलिवेंट टू बायोलॉजी, ये ऐसे भी लिखा जाता है। तो इसके अंदर एक सब टॉपिक होता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर कई बार ये बायोकेमिस्ट्री नाम से प्लांट
फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो बायोकेमिस्ट्री आती है उसका सब टॉपिक भी बनता है, ये वहाँ पर भी दिया होता है। तो कहने की बात मेरी ये है बच्चे, मैं शुरू करने से पहले ये बात इसलिए बताया क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जहाँ पे अभी एजुकेशन उतनी ज़्यादा फैली नहीं है उन क्षेत्रों में, तो बच्चे थोड़े अनअवेयर होते हैं और बच्चे भटक जाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि सर ये टॉपिक ये कहाँ है सर सिलेबस में, सर ये कौन सी यूनिट का टॉपिक होता है। यूनिट्स के नाम तो हर एग्जाम के साथ में चेंज हो जाते हैं, बच्चे भटक जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बच्चे, ये ज्ञान आपको पहले होना चाहिए। मेनली ये बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक होता है और आपके जो सिलेबस आप लोग पढ़ते हो, क्योंकि कोई भी बच्चा है ना वो किसी एक एग्जाम की तैयारी कभी नहीं करता है। बैच आप किसी भी एक एग्जाम का ज्वाइन करते हो, लेकिन प्रिपरेशन तो मेरे भाई आप लोगों को लगभग सारी ही करते हो, जोन सा पेपर नजदीक आ जाए आपको सब देते हो। तो इसलिए भटकना नहीं है, रास्ते से नहीं भटकना है और बार बार मतलब समय खराब नहीं करना है कि ये टीजीटी का करें कि पीजीटी का करें। मैं आपको ये टॉपिक बच्चे, हमारा जो एंजाइम है, आपको एक बार मुझसे पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ गए ना बात को? चलिए सर, क्लियर है? इतना क्लियर हो गया ना आप सभी को? चलो शुरू करें अपना। तो आपको याद रखना है एंजाइम को। आपको क्या याद रखना है? एंजाइम नाम याद रखना है और इसी से रिलेवेंट पढ़ेंगे बच्चे। एंजाइम के ऊपर बेसिस फिर अपने बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, वो दूसरे कंसेप्ट भी होंगे। आप जो भी कभी कभी आपने देखा होगा किसी एक एग्जाम के सिलेबस में इसको तीसरे नंबर पे दे दिया जाता है, एक एग्जाम में पहले पे दे दिया जाता है, एक एग्जाम में सातवें सब टॉपिक पे दे दिया जाता है। तो वो तो देखो कमीशन का अपना अपना रोल है, वो सब करते रहते हैं। हमें वो सीक्वेंस करनी है चीज़ों की जो सीक्वेंस हमारे लिए उपयुक्त होगी, और वो उपयुक्त क्या होगी वो मुझसे बेटर या आपके अध्यापक से बेटर फिर कोई नहीं समझ सकता है। आपको कंसेप्ट को समझने में पूरा फोकस करना है और बाकी चीज़ें सेकेंडरी होंगी बच्चे। बाकी आप जिस भी बैच में हो तो आपके बैच के अंदर आपको फोल्डर्स बने हुए हैं यूनिट वाइज, और यूनिट वाइज फोल्डर्स के अंदर आपको अपने ही आपके सिलेबस के जिस भी यूनिट के अंदर ये आता है आपको उसी फोल्डर में मिलेगा। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें बच्चे, ठीक है? चलिए सर शुरू किया जाए। ये मैंने जस्ट एक बार इंट्रोडक्शन दे दिया, कहाँ कहाँ काम आता है आपके, सारी बातें बता दी। आपके सिलेबस में तो है ही, उसको तो हम कर ही रहे हैं आपके बैच में तो, लेकिन आपको और कहाँ कहाँ काम आएगा मैंने साथ में आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया बच्चे, ठीक है? चलो भाई, तो समझा जाए हमारे द्वारा एंजाइम को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे भाई क्या चीज़ होती है समझो जरा। चलिए देखो भाई, एंजाइम जो आपके सामने है एक प्रकार का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, यानी सर जैविक उत्प्रेरक आप इसको बोल लेंगे, आप इसको पुकारेंगे, ठीक है? ये क्या होता है बच्चे? ये एक प्रकार का सर बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, जैव उत्प्रेरक होता है। कैटलिस्ट, उत्प्रेरक शब्द सुना है ना? कैटलिस्ट सामान्यतः क्या करते हैं? कैटलिस्ट मुख्य तौर पे आपकी कोई जो रासायनिक अभिक्रिया चल रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उस केमिकल रिएक्शन की रेट जो होती है, उसकी जो स्पीड होती है बच्चे, उसकी जो दर होती है, उस स्पीड को बढ़ाने का सामान्यतः काम करते हैं। हम ऐसा भी बोलते हैं कि वो घटाते हैं, वो अलग मैटर हो जाता है, मेनली काम बढ़ाना होता है। तो ये बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल क्यों? क्योंकि हमारे शरीर, हमारी बायोलॉजी, हमारे जीवों के बॉडी के अंदर हो रही होती केमिकल रिएक्शन, इसलिए हम लोग ये बायोलॉजिकल शब्द का यूज करते हैं, ठीक है? सोनाली वेरी गुड आफ्टरनून भाई। चलिए, हाँ बिल्कुल गरिमा, एनहेंस करता है रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा बोल। तो ये एंजाइम क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो हमारी लिविंग सेल के अंदर होने वाली जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, उनकी स्पीड को कई गुना बढ़ा देते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं और कैटलिस्ट है तो क्या होगा? हमारी लिविंग सेल जो है, हमारी लिविंग सेल में, हमारी लिविंग सेल में होने वाली, हमारी लिविंग सेल में होने वाली बायोकेमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस रिएक्शंस को कई गुना रिएक्शंस को कई गुना बढ़ा देते हैं। समझ में आ गई बात? रिएक्शंस को कई गुना तक बच्चे क्या कर देते हैं सर? ये
कई गुना तक फास्ट कर देते हैं सर, उसके स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है सर। और सबसे मेन बात है कि खुद अपरिवर्तित रहते हैं। सबसे मेन बात है स्वयं अपरिवर्तित रहेंगे, खुद में कोई चेंज नहीं आएगा। खुद अपरिवर्तित यानी नो मॉडिफिकेशन, खुद के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। समझ में आ गई बात? बिना खुद में मॉडिफिकेशन हुए, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन उसके रेट को काफी गुना तक बढ़ा देते हैं सर। अधिकांश जो एंजाइम होते वो प्रोटीन होते, याद रखना। अक्सर हम कहते भी हैं कई बार, तो मैं एक बात आपको सिंपल लिख देता हूं कि सर मोस्टली एंजाइम प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन होते, कोई ना कोई प्रोटीन होता है, वही एंजाइम का काम करता है। लेकिन मेरे भाई दूसरी टाइप के भी हो सकते हैं, दूसरे मतलब आरएनए एंजाइम्स भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ आरएनए एंजाइम भी होते हैं, कुछ आरएनए एंजाइम। और आरएनए एंजाइम जो होते हैं इनको बोलते हैं राइबोजाइम। लेकिन कुछ राइबोजाइम भी होते हैं मेरे भाई, ठीक है। कुछ राइबोजाइम भी होते हैं। एक बात याद रखना कि बहुत सारी क्रियाएं आप जैसे प्लांट में भी पढ़ते हो, प्लांट में फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो, रेस्पिरेशन पढ़ते हो, तो बच्चे वो सारी क्रियाएं आप तब बेटर समझ पाओगे जब पहले आपको एंजाइम्स की एक्टिविटी पूरी पता हो, है ना। अक्सर बच्चे उलझ जाते हैं जब बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो बच्चे ये क्या क्या गलती करते हैं कि जो कई बार हमारे सिलेबस में यूनिट के अंदर सब टॉपिक दिए होते हैं ना, वो रैंडमली डाल देता है कई बार। बच्चे सोचते हैं भाई सीक्वेंस में करना जरूरी है, सीक्वेंस वो नहीं है जो सिलेबस में दी होती है। बहुत सारे सब टॉपिक ऐसे होते हैं कि आपको पहले वो नहीं आते हैं, तो फिर आप सीक्वेंस आप समझ ही नहीं पाओगे, आपको रटना पड़ेगा। लेकिन बच्चे ये हमारा कर्तव्य है कि हम आपको फंसने नहीं देंगे बिल्कुल भी, लेकिन आपको बिलीव उस तरीके से करना पड़ेगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सही तरीका क्या है, वो आप सिर्फ सोच सकते हो, हमें पता है। आप केवल सोच सकते हो, हमें पता है, हम जानते हैं, हम हर साल इंप्लीमेंट करते हैं, साल में 10 बार इंप्लीमेंट करते हैं उसको, है ना। इसलिए अपने आप को किसी प्रकार का फ्रस्ट्रेट नहीं करना, ध्यान आपका कंसेप्ट को सीखने में होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ों के लिए आपने हमें फीस भरी है, उसके लिए फिर हम लोग हैं। चलिए सर, मैंने कहा सभी मोस्टली एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं, कुछ होते हैं जो आरएनए एंजाइम होते हैं जिनको राइबोजाइम्स के नाम से जाना जाता है। अभी मेन हम फोकस करेंगे कुछ समय के लिए इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। चलिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक बच्चे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं देख लेते हैं एंजाइम्स की। सबसे पहले विशेषताएं देख लेते हैं बच्चे, ठीक है। कुछ विशेषताएं देख लेते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। सबसे पहली बात ये है बच्चे इनकी कि इनकी जो कैटालाइजिंग पावर होती है वो हाई होती है, उच्च उत्प्रेरण क्षमता। पहली बात है हाई कैटालाइजिंग पावर, हाई कैटालाइजिंग, हाई कैटालाइजिंग पावर, उच्च उत्प्रेरण क्षमता, उच्च उत्प्रेरण क्षमता मेरे भाई। सबसे पहली चीज सर हाई कैटालाइजिंग पावर होती है इनकी, अगर हम बात करें, ठीक है सर। एंजाइम जो है ना रिएक्शन को लगभग मतलब कैटालाइजिंग पावर मतलब कितना गुना तेज कर सकते हैं, मतलब आप ये मान लीजिए हाई कैटालाइजिंग पावर मतलब इतना बोल सकता हूं 10⁻⁶ से 10⁻12 टाइम्स, इतने गुना तक फास्ट कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रही वो होनी निश्चित है, उनको कोई रोक भी नहीं पाएगा, लेकिन इतने डिले हो जाएंगे कि तब तक हो सकता है हम जिंदा बचे ना बचें। इसलिए हमें एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है। ये एंजाइम्स बच्चे आपके क्या करते हैं, ये एंजाइम्स आपके रिएक्शन को इतनी फास्ट करते हैं कि सही समय पे हो जाएं। दूसरी बात है बच्चे ये स्पेसिफिसिटी होती है इनके अंदर,
स्पेसिफिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी इसको हम बोलेंगे विशिष्टता के नाम से बच्चे इसको जाना जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिसिटी होती है इनके अंदर बोलें तो सर विशिष्टता होती है। मतलब क्या है इस बात का मतलब यही है सर कि किसी विशेष सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब वो बायोमोलिक्यूल जिसके ऊपर इनको जाके काम करना है। किसी एंजाइम को ग्लूकोज पे काम करना है, कार या फिर प्रोटीन पे काम करना है, किस चीज पे काम करना है, जिस पे काम किया जाता है सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो किसी न किसी सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। हर एक एंजाइम हर सबस्ट्रेट्स पे काम नहीं करता है, हर बायोमोलिक्यूल पे काम नहीं करता है, उसके लिए अलग अलग एंजाइम के अलग अलग होते हैं। स्पेसिफिसिटी कई प्रकार की हो सकती है, मैं कुछ टाइप्स आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा, बाकी आप लोग सिलेबस पढ़ते पढ़ते उन सारी चीज़ों को सीख जाओगे। ठीक है, स्पेसिफिसिटी की बात करें, मैं कुछ टाइप्स आपको बताना चाहूंगा स्पेसिफिसिटी की। ठीक है, सबसे पहला सर स्पेसिफिसिटी मतलब किस आधार पे, एक हो सकती है बच्चे, एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, एक होती है बच्चे एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी की बात करें, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी की बात करें हम अगर, तो मतलब होता है केवल एक ही सबस्ट्रेट के लिए हो, एक ही सबस्ट्रेट पे काम करें। कोई एंजाइम कोई एक ही प्रॉपर सबस्ट्रेट के लिए हो, उसको बोलते हैं ये एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी है भाई। इसके अंदर ये केवल एक ही मॉलिक्यूल पे काम करेगा। ग्लूकोज पे करना तो ग्लूकोज पे ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है सर, तो फिर इस एंजाइम को तो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट पे काम करना चाहिए, नहीं। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी मतलब पूरी कैटेगरी पे नहीं करेगा, कैटेगरी में से कोई एक सदस्य चुनेगा उसी पे काम करेगा। इसको बोलते हैं हमारे द्वारा एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी के नाम से जाना जाता है। ओके सर, दूसरा बच्चे एक होता ग्रुप स्पेसिफिसिटी। ये कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि ग्रुप के लिए स्पेसिफिक होते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं एक इनके अंदर होती है ग्रुप स्पेसिफिसिटी, समूह है विशिष्टता। तो ग्रुप स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि भाई उन सभी सबस्ट्रेट पे काम करेगा जिनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है, जिनके अंदर कार्यात्मक समूह सेम है। मतलब हो सकता है कि भी कोई एंजाइम ये कहता है कि देखो भाई मैं तभी काम करूंगा जब मुझे अल्कोहल ग्रुप दिखेगा, उस सबस्ट्रेट के अंदर, उस केमिकल के अंदर मुझे अल्कोहल ग्रुप दिखेगा। अल्कोहल ग्रुप ग्लूकोज में भी होता है, फ्रक्टोज में भी होता है। तो अगर ऐसा बोले तो मतलब फिर वो सभी अल्कोहल वाले केमिकल्स पे काम करेगा। ये लेकिन बाकी ग्रुप पे नहीं करेगा, स्पेसिफिक एक ग्रुप के ऊपर काम करता है। तो इसको हमने बोल दिया बच्चे अपनी तरफ से ग्रुप स्पेसिफिसिटी बोल दिया। एक होता बच्चे ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी, ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी प्रकाशिक विशिष्टता आप लोग कह सकते हो। ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि भाई कोई ना कोई एक ऑप्टिकल सबस्ट्रेट पे काम करेगा। अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, केमिस्ट्री की बात है थोड़ी। अब जब एंजाइम पढ़ रहे हो, एंजाइम टॉपिक ही बायोकेमिस्ट्री का है, तो अब कहीं ना कहीं रोल तो आएगा केमिस्ट्री वाली चीज़ों का। केमिस्ट्री में एक प्रोसेस, एक फिनोमिनन पढ़ा होगा बच्चे आपने, आइसोमेरिज्म जिसको बोलते हैं, समावयता। और आइसोमेरिज्म की एक टाइप होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे जितना यूज हो उतना ज्ञान आपको होना चाहिए। केमिस्ट्री में एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है दो ऐसे केमिकल जिनका फॉर्मूला तो सेम है, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, कोई अंतर नहीं है। जितने कार्बन एक के पास है उतने ही दूसरे के पास, जितने हाइड्रोजन एक के पास है उतने दूसरे के पास में, है ना। लेकिन उनकी अरेंजमेंट में अंतर है। अरेंजमेंट में डिफरेंस कैसे है? ऐसा डिफरेंस अरेंजमेंट में कि एक केमिकल के ऊपर लाइट पड़ती है ना, तो वो उसको लेफ्ट साइड में रोटेट करता है, दूसरे केमिकल पे लाइट पड़ती है तो उसको राइट में रोटेट करता है। मतलब लाइट यानी ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का ही तो हिस्सा है लाइट। ऑप्टिक्स में लाइट पड़ते हैं, तो लाइट को बेंड करने के आधार पे हमने उसको दो अलग अलग केमिकल मानना है, तो उनको बोलते हैं ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है, मतलब ऑप्टिकल कंपाउंड है।
तो उनके लिए शब्द यूज होते हैं, एक के लिए डी शब्द होता है, एक के लिए एल शब्द यूज, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो। अब ये आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं, मतलब बस ये कह रहा हूँ कि कुछ कंपाउंड हमारी दुनिया में ऐसे हैं, कुछ कंपाउंड को हम डी कंपाउंड बोलते हैं, कुछ कंपाउंड को हम एल कंपाउंड बोलते हैं। किस आधार पे नाम दिया गया उन कंपाउंड को? इस आधार पे नाम दिया गया है कि लाइट को किधर रोटेट करते हैं, राइट में रोटेट करेंगे डी कंपाउंड, लेफ्ट में करेंगे तो एल कंपाउंड बोलते हैं है ना। हाँ बिल्कुल, दीपिका ने कहा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, बिल्कुल भाई। तो ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कुछ आपके एंजाइम ऐसे होते हैं जो डी के लिए काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एल के लिए काम करते हैं। मतलब दोनों के लिए स्पेसिफिक होता है कि मुझे तो डी वाले पे काम करना है, कोई कहता है मुझे सिर्फ एल वाले पे, तो इनको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी भी होती है। एक बच्चे ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी भी होती है, एक और होती है प्यारे बच्चे ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिक स्पेसिफिसिटी, ठीक है, ज्योमेट्रिक स्पेसिफिसिटी, समझ में आ गई बात? ज्योमेट्रिक स्पेसिफिसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर। तो ज्योमेट्री के हिसाब से, ज्योमेट्री के हिसाब से भी आप लोग केमिस्ट्री में कई बार कंपाउंड्स को दो अलग अलग पार्ट में बांटते हो, जैसे कुछ कंपाउंड को सिस कहते हो, कुछ को आप ट्रांस कहते हो ना, सिस या ट्रांस। कई बार फैट वगैरह के लिए शब्द यूज किया होगा। तो एक कुछ केमिकल होते हैं जिनकी सिस प्रकार की ज्योमेट्री होती है, कुछ की ट्रांस प्रकार की होती है। तो एंजाइम बोलते भाई देखो भाई मैं तो सिर्फ सिस कंपाउंड पे ही जाके काम करूंगा, मतलब मेरे लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कौन होगा, सिस वाले कंपाउंड हो गए। अभी सिस या ट्रांस पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, वो अपने अपने समय पे तुम सारी चीजें सीखोगे। अभी के लिए जो कंसेप्ट है उस पर कंसंट्रेट रहते हैं, सिस और ट्रांस भी समझेंगे हम जब बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ा जाएगा है ना। तो मेरे भाई सिस और ट्रांस के प्रति भी स्पेसिफिक होते हैं कि मुझे सिस पे काम करना है कि ट्रांस पे, तो ये आपकी स्पेसिफिसिटी है। और मैंने सभी प्रकार की स्पेसिफिसिटी को आप सभी के लिए डिफाइन करने की भी कोशिश करी है बच्चे। और उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात तो समझ में आई होगी ना कि भी इनके अंदर हाई कैटेलाइजिंग पावर है, इनके अंदर प्यारे बच्चे स्पेसिफिसिटी भी होती है। ध्यान दे के समझ लेना, भविष्य में कभी भूलोगे नहीं। ओके सर। तीसरा बच्चे रीयूजेबल, दोबारा यूज किया जा सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इनकी? रीयूजेबल है सर, एंजाइम्स रीयूजेबल है, मतलब पुनः उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि मैंने अभी अभी क्या कहा था आपको शुरुआत में ही कि खुद में कोई परमानेंट चेंज नहीं आता इनमें, है ना, चेंज करते हैं बस सामने वाले सबस्ट्रेट को जिस पे ये काम करते हैं ओके सर। तो रिएक्शन के बाद एंजाइम अपरिवर्तित होगा। अगली बात है टेम्परेचर और पीएच डिपेंडेंट होते हैं ये, टेम्परेचर एंड पीएच डिपेंडेंट होते हैं मेरे भाई। अपना काम करने के लिए ये तापमान व जो पीएच वैल्यू आपने पढ़ा होगा एसिड बेस्ड के केस में, पीएच पर निर्भर करते हैं, है ना। प्रत्येक कोई भी एंजाइम है तो हर एंजाइम के लिए ये दो चीजें निश्चित होती है। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है कि भाई ये टेम्परेचर की रेंज होगी ना तब मैं काम कर पाऊंगा। एक ऐसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ऐसे ऑप्टिमम पीएच होता है कि भाई इतनी पीएच होगी ना जहां पर भी मैं काम कर रहा हूं, इतनी पीएच पर ही मैं एक्टिव हो पाऊंगा और तभी मैं अपना काम कर पाऊंगा। जैसे हमारे स्टमक के अंदर, आप एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा में एक बार सोचने की कोशिश कीजिएगा। हमारे स्टमक के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, आप लोग सिंपल शब्दों में रेनिन पेप्सिन जिनको बोलते हो, है ना, रेनिन और पेप्सिन जिनको कहा जाता है बच्चे, समझ में आई बात? रेनिन या पेप्सिन बोलते हैं। तो वो शुरू में तो इनएक्टिव होते हैं, शुरू में तो बच्चे इनएक्टिव होते हैं, जैसे प्रोरेनिन या पेप्सिनोजन ऐसे हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। प्रोरेनिन या पेप्सिनोजन वगैरह के नाम से उनको पुकारा जाता है, बोला जाता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो ये जो प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन नाम से एंजाइम होते हैं, तो ये एक्टिव तब होते हैं जब HCl वहाँ पे एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, HCl रिलीज होता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, तब ये काम करते हैं अपना। तो हुआ ना एक ऑप्टिमम पीएच कि मेरा ये पीएच हो जाएगा तो मैं एक्टिव होकर काम करना तो शुरू कर देंगे। तो एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चे? ये आपके टेम्परेचर और पीएच पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और अगर उनकी पीएच या टेम्परेचर नहीं होगा और बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो गई मेरे भाई, तो एक्सट्रीम कंडीशन होते डीनेचर हो जाते, टूट जाते, बिखर जाते हैं। तो एक्सट्रीम कंडीशन अगर हो जाए तो डीनेचर हो जाएंगे।
एक्सट्रीम कंडीशन, बहुत ही असामान्य परिस्थितियां हो गई, अगर असामान्य परिस्थितियां हो गई है ना, तो डी नेचर हो जाएंगे, इनकी स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगी, काम करने का तरीका बिगड़ जाएगा, है ना, डी नेचर हो जाएंगे मेरे भाई। क्लियर हो गई बात, डी नेचर हो जाएंगे, संरचना बिगड़ जाएगी, संरचना बिगड़ेगी। चलिए सर ध्यान रखिएगा इस बात को बच्चे, ये इनके विषय में खास बात होती है। ठीक है सर, ये तो हुई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम लोग आएंगे और अभी हम लोग बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बच्चे। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, रासायनिक गुणों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी या अगर हमारे द्वारा बोला जाए तो रासायनिक गुण। चलिए सर, देखो बच्चे, केमिकल प्रकृति की बात करें या नेचर, मतलब केमिकल नेचर ज़्यादा समझें इसको, प्रॉपर्टी की बजाय नेचर आप शब्द को ज़्यादा याद रखें, मतलब प्रकृति के ऊपर फोकस करेंगे हम, केमिकल नेचर पे फोकस करेंगे, है ना। केमिकल नेचर होने से क्या क्या गुण आ जाते हैं, ऐसा आप लोग बोल के समझे इसको। तो भाई जो सिंपल एंजाइम होते हैं ना, केमिकल नेचर की अगर हम बात करें तो कुछ जो सिंपल एंजाइम होते हैं, एंजाइम कई प्रकार के सिचुएशन में होते हैं। एक होते हैं जो सिंपल एंजाइम बच्चे ठीक है, सिंपल एंजाइम क्या होते हैं, ये सिंपल आपकी प्रोटीन से बने होते हैं, केवल और केवल प्रोटीन से बने हैं ये आपके केवल केवल प्रोटीन से, केवल प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, सिंपल एंजाइम जो हैं वो केवल प्रोटीन से बने होते हैं, याद रखिएगा इस बात को। ओके सर अच्छा, फिर ये तो सिंपल हो गए जो सिर्फ प्रोटीन से, कुछ ऐसे जो कंजुगेटेड भी होते हैं। कंजुगेटेड जो होते हैं एंजाइम, उसके अंदर प्रोटीन वाला पार्ट तो है ही है, लेकिन प्रोटीन के अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा भी और भाग होते हैं, उनको हम बोलते क्या, उनको हम बोलते कंजुगेट, कंजुगेट एंजाइम कंजुगेट एंजाइम मतलब जिसमें जिसमें प्रोटीन के जिसमें प्रोटीन के अलावा भी कुछ भाग होते हैं, जिसमें प्रोटीन के अलावा भी बच्चे कुछ दूसरे भाग, कुछ अन्य पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उनको हमारे द्वारा कहा जाता है कंजुगेट एंजाइम्स। दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट, एक नॉन प्रोटीन पार्ट। दोनों पार्ट्स को मैं अलग अलग बताता हूं आपको एक पार्ट होता है बच्चे इनके अंदर, बोले तो प्रोटीन पार्ट हम जिसको बोलते हैं, और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट, ये जो प्रोटीन पार्ट होता है सर, इसको बोलते हैं एपो एंजाइम, है ना, इसको बोलते हैं एपो एंजाइम। प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं एपो एंजाइम्स, एपो एंजाइम। ये क्या क्यों होता है प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट ही होता है जो एंजाइम को स्पेसिफिसिटी देता है, गिव स्पेसिफिसिटी, मतलब विशेषता प्रदान करता है कि उसको कहाँ जाके जुड़ना है, किस
केमिकल किस मॉलिक्यूल के साथ में उसको अपना काम जाके करना है, तो विशेषता प्रदान करता है यही वाला भाग। ये जो आपका प्रोटीन पार्ट होता है, एपो एंजाइम बोलते हैं जिसको, ये पार्ट किसी भी एंजाइम को स्पेसिफिसिटी देगा, उसको बोलेगा कि तुम्हारा जन्म इस बायोमोलिक्यूल पे काम करने के लिए, इस केमिकल रिएक्शन के लिए हुआ है। भाई डी प्रकार के ऑप्टिक्स के लिए हुआ है या एल प्रकार के लिए हुआ है, कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए हुआ है या किस मॉलिक्यूल पे काम करने के लिए हुआ है, ये प्रोटीन पार्ट ही डिसाइड करता है उसका। दूसरा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, इसको बोलते हैं कोफैक्टर, और कई टाइप के हो सकते हैं। इनको बोलते हैं बच्चे कोफैक्टर्स, इस पार्ट को बोलते हैं कोफैक्टर्स होते हैं। ये कोफैक्टर्स कुछ विशेष अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक होते हैं आपके बच्चे मेटल आयंस, कोएंजाइम, है ना, और इसके अलावा प्रोस्थेटिक ग्रुप। 3 प्रकार के कोफैक्टर होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक मेटल आयन हो सकते हैं यहाँ पे इस हिस्से में, एक बच्चे आपके कोएंजाइम, कोएंजाइम और एक आपके प्रोस्थेटिक फैक्टर। ये तो ये यहाँ पर इनमें से कोई ना कोई चीज इसके साथ में जुड़ी होती है, इनमें से कोई ना कोई चीज मेरे भाई जुड़ी होगी। मेटल आयंस जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, कोई ना कोई मेटल के आयन होते हैं। जिंक हो गया जैसे, है ना, मैग्नीशियम हो गया जैसे, आयरन हो गया जैसे, ये मेटल आयन भी होते हैं, जुड़ते हैं, इसके साथ में जुड़े होते हैं। इसके अलावा फिर कोएंजाइम जैसे NAD, FAD, ये नाम सुने होंगे आपने, NAD, FAD, है ना, कोएंजाइम, ये इस प्रकार से। जैसे एसिटिल कोएंजाइम नाम सुना है ना आपने, ऐसी चीजें होती हैं। और ये चीजें आप सारी पढ़ोगे, चिंता मत करो। आपने बहुत सारी क्रियाएं देखी होंगी, जैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह भी देखा होगा, सुना होगा, या हमारी बॉडी के अंदर भी रेस्पिरेशन वगैरह देखा होगा, तो बहुत जिक्र आएगा इनका, बहुत यूज आएगा। ये चीज़ आप एंजाइम पहले जानते हो ना, तो हर चीज़ आसान हो जाएगी आपके लिए पढ़ना। नहीं तो फिर वो रट्टाफिकेशन चलेगा, आज करोगे कल फिर भूलोगे। लेकिन ये एक बार दिमाग में बैठा लो, क्योंकि हर जगह पे रोल इनका आने वाला है अभी। ठीक है, ओके सर। प्रोस्थेटिक फैक्टर भी होते हैं, है ना, ये आपके एक प्रकार से ऐसा बोल दो कि कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो टाइटली बाउंड होते हैं। मतलब प्रोस्थेटिक फैक्टर बस ये है कि टाइटली बाउंड फैक्टर कुछ केमिकल होते हैं, टाइटली बाउंड केमिकल, है ना, बस दैट्स इट। ये हमारे पास स्ट्रक्चर हुई, संरचना हुई बच्चे, जिसको आप लोगों ने एक बार रिमेंबर करना था, अपने मस्तिष्क में रखना था। अच्छा, अब याद रखना, जो 2 बता दी मैंने, एक एपो एंजाइम, है ना, एक मैंने कोफैक्टर, 2 चीजें बोली हैं अभी। अभी मैंने 2 शब्दों का यूज किया है, एक एपो एंजाइम और एक मैंने यूज किया कोफैक्टर। इन दोनों से मिलके जो एक चीज बनती है उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम, होलो एंजाइम बोला जाता है। दोनों से मिलके जो एक चीज बनती है होलो एंजाइम बोलते हैं। और ये होलो एंजाइम जो है ना, यही एंजाइम की वो फॉर्म है जो कि अब एक्टिव हो चुका है। यही होता है एक्टिव फॉर्म में, जो फाइनल एंजाइम होता है ना अपना, उसको यही नाम से पुकारते हैं, होलो एंजाइम नाम से। जब एंजाइम अपना कंप्लीटली फुली एक्टिव फॉर्म में होता है ना बच्चे, तो उसको होलो एंजाइम के नाम से हमारे द्वारा जाना जाता है। ठीक है, तो होलो एंजाइम मतलब पूरा एंजाइम, और उसके फैक्टर होते हैं, ये काम होते हैं। ये क्या करता है, एपो एंजाइम स्पेसिफिसिटी डिसाइड करता है, और ये आपका रिएक्शन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये जो कोफैक्टर्स होते हैं ना, ये एंजाइम जो रिएक्ट करेगा, बाइंड करेगा, मतलब वो उस चीज के लिए जिम्मेदार होते हैं, मतलब एक्टिविटी कितनी होगी उसके अंदर, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए, ये आपने पार्ट देख लिए कि कौन कौन से पार्ट स्टेबली वहाँ पर होते हैं, सरवाइव करते हैं। अब आप लोग क्या देखोगे, अभी हमें एक्चुअली में एंजाइम जो होता है आपका बच्चे, उसकी स्ट्रक्चर देखनी है। अब कहोगे सर ये क्या थी, ये आपने उसके अंदर पार्ट पाए जाते हो, पार्ट देख लिए, लेकिन स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी, बहुत सारे टाइप की स्ट्रक्चर बनती हैं बच्चे, और हर स्ट्रक्चर के पीछे
अच्छा एक बात ध्यान रखना, जोड़ना पड़ेगा चीज़ों को आपने, अभी एक ही चीज़ मत खो जाना। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने आपको इतना बताया, जैसे मान लो कि मैं हूँ, मेरे शरीर में क्या-क्या है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन मैं ऊपर से अब कैसा-कैसा दिख रहा हूँ, कब मैं सोते समय कैसा दिखता हूँ, जगते समय कैसा दिखता हूँ, दौड़ते समय कैसा दिखता हूँ, वो चीज़ें भी तो देखनी है ना, बाहर की स्ट्रक्चर। तो उसी चीज़ पे हम लोग अभी आ रहे हैं। अभी हम लोग आ रहे हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर या बोले तो सर संरचना। ठीक है भाई। स्ट्रक्चर या इसको हमारे द्वारा कहा जाएगा संरचना के नाम से, प्यारे बच्चे इसको हम लोग जानेंगे। ओके सर, इतनी सी बात हो गई ना क्लियर आप सभी को? ठीक है। स्ट्रक्चर या संरचना, देखो भाई क्या चीजें इसके अंदर होने वाली हैं, एक बार मैं सभी चीजों को आप सभी के सामने नोट करवा देता हूँ, खुली आपको समझ में आ जाए बातें। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि भाई एक, जैसे मेरी बनने की शुरुआत हुई होगी तो एक कोई सिंपल सी कोई चैन या कुछ सिंपल सी मॉलिक्यूल से बन के मेरी बॉडी बनी होगी। वो मॉलिक्यूल किसी टाइम पे सिंपल होंगे, सिर्फ समझाने के पर्पज से कह रहा हूँ। मान लो मेरी बॉडी जब बनना शुरू हुई होगी तो कोई डीएनए का सिंपल सा टुकड़ा होगा। अब यही टुकड़ा जो है एक से ज्यादा टुकड़े भी बने होंगे। फिर इन्होंने मुझे और थोड़ी मजबूती देने के लिए इन्होंने क्या पता फोल्ड करना शुरू हो गया हो, और हो सकता है मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन्होंने बहुत सारे अपने जैसों को लेकर के और एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना ली हो, और उसके बाद मेरा शरीर काम करने लायक बना हो। समझाने के लिए कह रहा हूं। ऐसे ही एंजाइम्स भी होते हैं। एंजाइम भी आपको अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखने को मिलेंगे मेरे भाई। तो एक होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सबसे पहले एंजाइम्स की भी एक बनती है सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक्टिव नहीं होता है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, प्राथमिक प्राइमरी स्ट्रक्चर, या हम बोलें तो जिसको प्राथमिक संरचना मेरे भाई। क्लियर है बात आपको? सबसे पहले बनती है सर प्राथमिक संरचना। ओके सर, ये जो बच्चे आपकी प्राथमिक संरचना होगी ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर आपकी होगी, एक बात समझिएगा जरा, ये केवल और केवल मतलब ये होता है कि लीनियर सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड की। सबसे पहले अमीनो, मैंने कहा ना प्रोटीन पार्ट तो होगा, प्रोटीन के अमीनो एसिड चाहिए। तो शुरुआत में एंजाइम बनने की शुरुआत में लीनियर स्ट्रक्चर बनती है, बस एक सीधी रेखा बनती है, लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। सीधे सीधे अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, सीधे सीधे अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। किससे जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं ना, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे अमीनो एसिड जुड़ते हैं बच्चे, और किससे सर? पेप्टाइड बॉन्ड से। तो हम क्या बोलते हैं उस चीज को, हम लोग क्या बोलते हैं उस चीज को? हम कहते हैं कि भाई ये है आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये आपकी प्राथमिक संरचना है। ओके सर, प्राथमिक संरचना हो गई। अच्छा, इसके अंदर कोई भी अगर आपने अमीनो एसिड चेंज कर दिया इस सीक्वेंस में जो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनती है, तो इसमें से कोई भी अमीनो एसिड चेंज कर दिया तो इसकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है, जो अपना एंजाइम होता है। तो चेंज इन एनी अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, एनी अमीनो एसिड में अगर कोई परिवर्तन हो गया तो एक्टिविटी के ऊपर क्या होगा बच्चे? एक्टिविटी भी मेरे भाई यहां पर आपकी इस स्टेज पे आकर के प्रभावित हो जाने वाली है। ठीक है, एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? प्रभावित होगी कि कितना एक्टिव होगा। और ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है किससे बनती है? ये जीन से रेगुलेटेड होती है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ना मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जीन से रेगुलेटेड होती है। ठीक है ना, जीन से रेगुलेटेड होती है ये। चलिए सर, इतनी सी बात आ गई है आप सभी को समझ में, एक्सपेक्टेशन करता हूं प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मेरे भाई,
सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी बोले तो हम अगर द्वितीयक संरचना, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर या द्वितीयक संरचना, इसमें क्या होगा बच्चे, इसमें पॉलीपेप्टाइड जो चेन है ना, अभी जो आपने देखा था एक लीनियर चेन बनी थी, तो ऐसी ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं। पॉलीपेप्टाइड जो चेन है उनकी फोल्डिंग, अगर वो फोल्ड हो गए तो फिर अब जो स्ट्रक्चर बन गए उनके फोल्ड होने से, उनकी फोल्डिंग से मेरे भाई जो स्ट्रक्चर बन गई, जो संरचना बन गई ना, उसी को कहा जाता है हमारे द्वारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर के नाम से हम लोग उसको जानेंगे सर, उसको हम लोग पुकारेंगे। ठीक है, ओके सर। और ये फोल्ड जो बनते हैं उनको होल्ड करके कौन रखता है, इन फोल्डों को होल्ड करके कौन रखता है बच्चे, होल्ड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड उनको, ये जो फोल्डिंग्स बनी है इनको पकड़ के रखेगा कौन, हाइड्रोजन बॉन्ड पकड़ के रखेगा बच्चों। ठीक है सर। अब कई टाइप होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, कई टाइप होती हैं, जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होते हैं ना वो कई अलग अलग टाइप में होती है, नाम याद रख लेना, काम आ सकती है। हालांकि आपने प्रोटीन पढ़ा हुआ था, पढ़ चुके हैं पहले ही, जैसे अल्फा हेलिक्स है ना, या फिर बीटा प्लेटेड शीट, ये नाम होते हैं। बीट शीट की फॉर्म में हो, हेलिकल मतलब ऐसे गोल गोल जो घूमे हुई डीएनए जैसे होता है, मतलब वैसी हो, है ना, या फिर और भी ज्यादा टर्न्स या लूप्स हो, तो कैसी भी स्टेट हो सकती है, अल्फा हेलिक्स हो सकती है, बीटा प्लेटेड शीट हो सकती है, दोनों शब्दों का यूज होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर या तो हेलिक्स की फॉर्म में हो सकती है, शीट की फॉर्म में हो सकती है ना, लेकिन बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड करेंगे तब वो बनेगी। फिर आती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टर्शियरी स्ट्रक्चर, यहां तक भी एंजाइम एक्टिव नहीं है। तीसरी आती है बच्चे फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर सर, यानी सर बोले तो हम तृतीयक संरचना। ठीक है, तृतीयक संरचना के नाम से हम लोग जिसको बोलेंगे सर, पुकारेंगे। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी चेन थी ना, अब वो 3 डायमेंशन फोल्डिंग कर लेंगी, मतलब इतनी फोल्ड हो जाएंगी कि 3 डायमेंशन शेप बन जाएगी। यानी बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन की 3 डायमेंशनल फोल्डिंग, 3 डायमेंशनल फोल्डिंग। ये पढ़ क्या रहे हो, भूल तो नहीं गए, एंजाइम पढ़ रहे हैं, एंजाइम की स्ट्रक्चर बता रहे हैं कैसे कैसे बनी होती है। तो 3 डायमेंशन में फोल्ड हो गए पॉलीपेप्टाइड चेन, और यही एंजाइम का फंक्शनल शेप होता है जब एंजाइम काम करने लगता है, इसी स्टेज पे करने लगता है। ठीक है, तो ये आपका फंक्शनल शेप यही होती है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले, है ना, यानी कार्य करने को जब एंजाइम तैयार होता है, जब एंजाइम कार्य करने को तैयार होता है, कौन से स्टेज में होता है सर, टर्शियरी स्टेज जब आती है ना मेरे भाई, उस टर्शियरी स्टेज में वो काम करने के लिए प्यारे बच्चों तैयार होता है। ठीक है, ओके सर, टर्शियरी स्टेज में तैयार हो जाएगा। ठीक है, इतना सा क्लियर है हमें। अच्छा, इसमें है ना कई फोर्स काम करते हैं, जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन इतने सारे फोल्ड बनाए, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अरेंज हो गई, तो कई प्रकार के इंटरेक्शन फोर्स काम करते हैं, उनके नाम याद रखना, कौन कौन फोर्स आपस में उन चेन के बीच में लग रहे हैं। इंटरेक्शन फोर्स कौन कौन से काम कर रहे हैं इस स्टेज में, है ना। ये इंटरेक्शन फोर्स के बारे में अलग से पढ़ोगे आप लोग, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, अलग से हम पढ़ेंगे इनको। एक तो होता है बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड, अभी पढ़ा, एक आयनिक बॉन्ड, एक हाइड्रोफोबिक, एक डाइसल्फाइड, ये 4 होते हैं। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये काम कर रहा है इनके बीच, एक आयनिक बॉन्ड, एक हाइड्रोफोबिक, है ना, ये सारी चीजें पढ़ोगे आप, अभी मैं इन पे नहीं जाऊंगा। एक डाइसल्फाइड, बाकी ये सारी चीजें आपकी आनी है। डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना, 2 सल्फर जहां पे प्रेजेंट होते हैं।
चलिए सर, क्लियर हो गई? ओके सर। अभी जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है बच्चे, इसमें इसके अंदर होती हैं एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट्स का मतलब जिनको काम करना होता है, जिनके माध्यम से काम होता है। अभी मैंने कहा कि एंजाइम जब टर्शियरी स्ट्रक्चर में आ जाता है, जब इस संरचना में बनता, तो काम करने लायक हो जाता है और उसके काम का शुरुआत, काम का आरंभ उसका हो सकता है। समझ गए ना बात को? इतनी सी चीज़ मैंने आपको जस्ट अभी तक बताई है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक्टिव साइट के ऊपर आएंगे कि भाई इसके अंदर कहाँ एक्टिव साइट होती है जहाँ से जुड़ेगा, काम करेगा। तो वो मतलब जितनी भी इसके फंक्शन से रिलेटेड बातें वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, फिर उसको उसको अध्ययन किया जाएगा, है ना। तो आज यहाँ तक रखते हैं हम लोग। एक्टिव साइट वाली चीज़ को अगली क्लास से हम लोग शुरू करेंगे और एक्सपेक्टेशन करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, आपको याद करने में भी आसानी रहेगी बच्चे। करते रहिए, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।